अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हैं। हम चैप्टर 21 शेयर कैपिटल पे थे, जिसमें हमारे 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे। शेयर्स इन कंपनीज, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल। हमने फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि शेयर्स इन कंपनीज हम जनरल कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक शेयर कैपिटल में क्या चीज़ें आती हैं, शेयर्स आते हैं तो शेयर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो इस तरह की चीजें। फिर हमने फर्दर अपने फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में 5 चीजें देखी, मेन हेडिंग्स। डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स अमाउंट। इसको इन सारे को हमने डिटेल में देखा था, एक्सेप्ट फॉर काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, जो कि हम आज इंशाल्लाह खत्म करेंगे। डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल ये हमने ऑलरेडी जो देखा था कि शेयर कैपिटल का मतलब ही ये होता है कि शेयर्स की फॉर्म में जो बिजनेस में पैसा लगाया, इन शॉर्ट वर्ड्स। और जब आपने हिस्से बनाए, शेयर्स बनाए, तो उनको फिक्स अमाउंट में तोड़ के उस अमाउंट को कहा कि ये छोटे छोटे हिस्से बना दिए, ये शेयर हैं। और हर शेयर एक क्लास का जो है वो फिक्स अमाउंट में होगा। एटलीस्ट जो एक क्लास के शेयर्स हैं वो तो फिक्स अमाउंट में होंगे, उनके जो भी राइट्स हों वो सारी सारी की सारी चीजें सेम होंगी। दूसरे में हमने देखा नेचर ऑफ शेयर्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स। नेचर ऑफ शेयर्स में देखा था कि शेयर इटसेल्फ एक कोई फिजिकल चीज नहीं है। शेयर एक तरह का एक राइट है, एक प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर फिर फर्दर राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस भी हो सकते हैं। और शेयर सर्टिफिकेट इस बात का एविडेंस है कि आपके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, उस कंपनी में आपका हिस्सा है, आप उस कंपनी में उतने हिस्से के ओनर हैं जितने परसेंट आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे। और अगर आप सपोज चाहते हैं कि पूरी कंपनी आपकी हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है कि सारे के सारे शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल हमने देखा था कि 3 तरह का शेयर कैपिटल है, जो कि मैं इस वाली हेडिंग और फोर्थ हेडिंग को मिक्स करके बता रही हूँ आपको। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथोराइज जो हमने मेमोरेंडम पढ़ते हुए चैप्टर 20 में भी देखा था कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो इटसेल्फ एक कुछ भी नहीं है। ये कंपनी की एक सिंपल लिमिट है जो वो खुद डिटरमिन कर लेती है कि हम बाद में जब शेयर्स इशू करेंगे तो हम इसी लिमिट के अंदर रह के शेयर्स इशू करेंगे। इसमें एग्जांपल मैंने दी थी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की, कि कोई आपको बैंक अगर आपको कोई फैसिलिटी देता है तो वो कहते हैं कि आप 50,000 तक का आप लोन ले सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। एक लिमिट बता दी, एक्चुअली में वो आपने भी लिमिट यूज नहीं की। हो सकता है कि एक्चुअली में आपने वो लिमिट सिर्फ 10,000 तक यूज की हो, तो वो जितनी आपने यूज की वो कह लें कि जी इशू या पेड अप है एक्चुअल। लेकिन वो 50,000 एक सिंपल लिमिट है, वो एक अलग से कोई चीज नहीं है। ओके, ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपके मेमोरेंडम में ऑथोराइज शेयर कैपिटल आता है, पेड अप और इशूड ये नहीं आता। इशूड और पेड अप शेयर कैपिटल ये जब आप अपने आर्टिकल्स में बताएंगे, आप अपनी सारी काइंड्स, कैटेगरीज, क्लासेस सारी वहां बताएंगे। ओके, ये हमने डिटेल में देख लिया था। आज हम देख रहे हैं काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स। अच्छा, पहले हम शेयर कैपिटल की काइंड्स और क्लासेस पे पढ़ें डिटेल में। हम पहले ये समझ लेते हैं कि काइंड और क्लास में क्या फर्क है। शेयर्स और शेयर कैपिटल। अच्छा जी, काइंड और क्लास का क्या मतलब है? काइंड का मतलब है किस्म। अगर मैं इसको उर्दू में कहूं, कैटेगरी।
जैसे हम इंसान हैं, ह्यूमन, और दूसरा आपके क्या है जी, एनिमल्स हो सकते हैं। ये एक दो तरह की कैटेगरी है लिविंग थिंग्स की, आप कह लेंगे जी। एक और आप बना सकते हैं इसमें, आप प्लांट, और ये तीन कैटेगरीज कह लें। एक किस्म ही अलग है, क्योंकि ह्यूमन की नेचर ही अलग है, एनिमल की नेचर ही अलग है, प्लांट की नेचर ही अलग है। ह्यूमन किसी और तरह से नशोनुमा पाते हैं, एनिमल्स कोई और जुबान समझते हैं, प्लांट का जो भी तरीकाकार है ग्रोथ का वो डिफरेंट है, काइंड ही डिफरेंट है, किस्म ही मुख्तलिफ है ये लिविंग थिंग ही। क्लास पे आ जाएं तो अगर ह्यूमन के अंदर फिर फर्दर आप कह लें कि जी क्लासेस हैं, कि जी एक लीड क्लास होती है, अमीर लोग जिसमें आ जाते हैं, फिर एक मिडिल क्लास के लोग होते हैं, और फिर आप कह लें कि जी एक लोअर क्लास पुअर पीपल जिसमें होते हैं सारे ह्यूमन ही। अब यहां से क्लास और काइंड का क्या फर्क समझ आया? एक नेचर ही किसी चीज की अलग हो जाना, ये आपस में किसी तरह से भी मिलना ना, है ये लिविंग थिंग्स ही, वो हम बिल्कुल नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं ये लिविंग थिंग्स की ही कैटेगरीज हैं, है ये लिविंग थिंग्स ही, लेकिन इनकी ये हर तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जबकि अगर मैं ह्यूमन पे आऊं तो एक लीड क्लास है, मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, ये है इंसान ही, एक ही तरह से बात को समझते हैं, एक ही तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, एक ही तरह से पैदा होते हैं, मरते हैं, फिर वो सारा तरीकाकार सेम है। फर्क किस वजह से आया? किसी एक वजह से, कह लें कि जी मनी की वजह से, स्टेटस की वजह से, तो ये इस वजह से थोड़ा डिफरेंस आ गया। तो हमने एक क्लास बना ली कि फर्दर हम इस कैटेगरी के अंदर भी डिफरेंट क्लासेस बना लें। ये मनी और स्टेटस की बेस पे क्लास बना ली। इसी तरह कोई और क्लास भी बना सकते हैं आप, कि आप ह्यूमन के अंदर भी मेन और वुमेन की एक क्लासेस बना लें। तो वो क्या बन जाएगी? जेंडर की बेस पे आपकी क्लासेस बन गई, जेंडर की बेस पे मेन और विमेन। एनिमल्स में भी आप 3-4 कैटेगरीज बना लें कि जो उड़ने वाले जानवर हैं वो कौन से हैं, फिर कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं, इस तरह की आपने क्लासेस बना ली। या कौन से जानवर हैं जो दूध देते हैं, ठीक है, इस तरह की, ये आपकी सारी क्लासेस हैं। जबकि कैटेगरी आपकी ये है। इसका यहां से मुझे ये मतलब समझ आया कि कैटेगरी एक है ही बिल्कुल डिफरेंट थिंग। अगर कैटेगरी चेंज करूंगी तो ये एनिमल ह्यूमन नहीं बन जाएगा, या ये बंदर हो यहाँ पे तो वो ह्यूमन नहीं कहलाएगा, या एक ह्यूमन है वो बंदर नहीं बन जाएगा। कैटेगरी अपनी कैटेगरी में सेम रहेगा, लेकिन क्लास उसकी थोड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी, थोड़ा बस कम अमीर गरीब हो जाएगा, स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब क्लासेस बन सकती हैं आगे फर्दर। अब हम इस पे आते हैं शेयर्स पे। शेयर कह लें कि एक ब्रॉडर कैटेगरी है शेयर, जो कि जाहिर कर रहा है आपका किसी कंपनी में हिस्सा। आपका लॉ कहता है जी, लॉ कहता है और यूजुअल प्रैक्टिस भी है कि नॉर्मली दो तरह की शेयर की कैटेगरीज पाई जा रही होती हैं, यूजुअली, और भी होती हैं, हम यूजुअल कह रहे हैं कि जो देखने में आई हैं, इन प्रैक्टिस भी हैं, यही दो कैटेगरीज हैं और आपके सिलेबस में भी यही है। एक होते हैं जी ऑर्डिनरी शेयर्स, और एक है जी प्रेफरेंस शेयर्स। ये मैंने बताई आपको काइंड्स। अब जैसा मैंने ऊपर बताया हम इसको रिलेट करते हैं। ह्यूमन और एनिमल थे लिविंग थिंग्स ही, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स काइंड्स ही हैं शेयर की, लेकिन चूंकि ये काइंड्स हैं, क्लासेस नहीं है,
इसका मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर से बहुत मुख्तलिफ होंगे। किस तरह मुख्तलिफ होंगे कि पूरी नेचर ही बदल देंगे होंगे। मतलब एक पूरी नेचर ही जो इसकी ऑर्डिनरी शेयर्स की है वो प्रेफरेंस शेयर्स की वो नेचर ही ना हो। ऑर्डिनरी शेयर्स जिसके पास होंगे, आप गए किसी कंपनी में, आप मेंबर बनना चाहते हैं, उस कंपनी के उतने हिस्से के ओनर बनना चाहते हैं, आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, आपका पहली जो चीज आती है इस चीज के लिए वो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए खरीदने का मकसद आपका कुछ और होता है, वो अभी हम देखते हैं। वो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि एक बार आपने खरीद लिए, कंपनी ने एक बार इशू कर दिए, वो दोबारा कंपनी वापस नहीं लेगी, आप शेयर्स आगे से आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। तो वो शेयर कैपिटल या वो शेयर जो आप आगे से आगे ट्रांसफर करते जाएं, लेकिन शेयर्स कंपनी वापस नहीं खरीदेगी। कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपसे उसने पैसे लिए, आपको शेयर्स इशू किए और कल को आप कहें कि जी मेरे पैसे दो और अपने शेयर्स वापस पकड़ लो। ऐसा नहीं हो सकता। ये शेयर्स आगे से आगे से आगे से आगे से आगे से जाते जाएंगे, वापस नहीं होंगे। इस ऑर्डिनरी शेयर्स को यूजुअली कहते हैं ये इररिडीमेबल शेयर्स होते हैं। रिडीम मतलब वापस हो जाना, अपनी जगह पे वापस आ जाना, लेकिन ये ऑर्डिनरी शेयर्स इररिडीमेबल होते हैं। ओके, और क्या होता है दूसरा? आप सोच के आए होते हैं इस पे डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड इतनी प्रेफरेंस ना भी हो, डिविडेंड आपको प्रेफरेंस शेयर्स में भी मिल जाता है। डिविडेंड इतनी प्रेफरेंस ना भी हो आपकी, लेकिन आपका एक हिस्सा जाएगा उस कंपनी में। आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, आप उतने उस कंपनी के ओनर बनते जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप प्रेफरेंस शेयर जितने भी खरीद लें, आप कंपनी के ओनर कभी नहीं बन सकेंगे। ओके, इसको थोड़ा हजम कीजिए, इसको हम थोड़ा समझते हैं ओनर किस हिसाब से। एक कंपनी का शेयर कैपिटल है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में अब कह रही हूं 1 मिलियन ₹10 का एक शेयर है। इसका मतलब शेयर्स कितने हुए? 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख शेयर्स हैं इस कंपनी के। मिस्टर अब्दुल्ला हैं एक, जिन्होंने 50,000 शेयर्स खरीदे, मल्टीप्लाई बाय 10, इसका मतलब इसने 5 लाख रुपए जमा कराए होंगे। फिर कुछ अदर पब्लिक कह लेंगे, कुछ और लोग हैं जिनके सारे मिला के बाकी के 50,000। ये आपस में, अब ये जो अदर पर्सन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी समथिंग, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, वो सारे क्या करते हैं, उतने उतने हिस्से के अपने मालिक हैं उस कंपनी के। अब ये जो अब्दुल्ला साहब के पास 50,000 शेयर्स हैं, ये 5 लाख, अगर टोटल शेयर कैपिटल कितना है 1 मिलियन, इसका मतलब इसके पास 50% शेयर कैपिटल आया हुआ है। इस कंपनी का आधा मालिक क्या है? कौन है? मिस्टर अब्दुल्ला। और आधा मालिक, आधे बाकी के ये सारे लोग मिलके। अगर वो इंडिविजुअल बेसिस पे आएंगे तो वो मालिक नहीं होंगे, यानी कि इस बंदे का इन्फ्लुएंस होगा इस कंपनी पे। अगर मेंबर मीटिंग में बैठा होगा ये और अपनी बात मनवाने के लिए कोई बात करेगा, तो इसके ऊपर अगर शेयर्स इसके पास ज्यादा हैं तो यूजुअली ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर राइट्स भी होते हैं, वोटिंग राइट्स। तो उन्होंने कहा कि जी सपोज जिसके पास एक शेयर है उसके ऊपर एक वोटिंग राइट है, तो इसके पास, इसका मतलब 50 वोटिंग राइट्स हो जाएंगे, 50,000। बाकियों के पास एक एक। बाकी लोग क्या करते हैं, हमने शेयर्स नहीं लेने, हमें डिविडेंड कम मिलता है, ये किसी और रीजन की वजह से। ये बंदा मिस्टर अब्दुल्ला बैठा हुआ है ये सोच लेके कि कल को ये सेल करें, मैं इस कंपनी का बन जाऊंगा मालिक। ये कहते हैं कि जी आप शेयर बेचते हैं, दूसरों को जो बेचने हैं आप मुझे बेचते हैं। वो सारे बंदे सपोज इसको शेयर बेच के चले जाते हैं। अब ये मिस्टर अब्दुल्ला ये तब आया था इस कंपनी में जब इसके पास सिर्फ 2 शेयर्स थे।
आहिस्ता आहिस्ता कर करके इसने 50,000 फिर पूरा शेयर कैपिटल शेयर सारे के सारे इसने खरीद लिए। अब कंपनी का एक ही शेयर होल्डर है जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, ये अकेला बंदा हो गया। इसी तरह हम आते हैं जरा अपने प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स यूजुअली रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं। इसका मतलब आज कंपनी आपको कहती है एक रिडीमेबल शेयर कैपिटल कंपनी का है जी 5 लाख, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स हैं कंपनी के 5 लाख, जिसका शेयर कैपिटल उन्होंने ये बनाया, डिवाइडेड बाय 10 का एक शेयर है, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनके पास वो 50,000 है। एक बंदा आता है वो सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लेता है। इस प्रेफरेंस शेयर्स पे सपोज डिविडेंड देंगे ₹2 डिविडेंड देंगे साल के एंड पे, कि एक शेयर के बदले ₹2 डिविडेंड दे देंगे। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको कितना डिविडेंड मिल जाएगा? 1 लाख डिविडेंड मिल जाएगा इसको 1 साल बाद। अब हमने कहा कि ये शेयर कैपिटल ऐसा कैपिटल है जो कंपनी की जिम्मेदारी है कि कल को आज वो पैसे दे तो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद के 5 लाख वो दे तो रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर टेंशन पड़ी है कि उसने 2 साल 3 साल 4 साल बाद ये शेयर्स वापस खरीदने हैं और उस बंदे के पैसे वापस करने हैं, रिडीमेबल। तो ये कंपनी की तो एक लायबिलिटी बन गई है। अब जब कंपनी की ये लायबिलिटी है, कंपनी की एक सरदर्द बन गया है, आज चूंकि कंपनी को पैसों की जरूरत है, इस वजह से उसने एक प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी बना ली। उन्होंने कहा कि जी लोन जो बाहर से जाके लेना है तो हम ये वाला शेयर कैपिटल इशू करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, वो आके पैसे दे दें अभी फॉर द टाइम बिंग, 4 साल बाद हम उनसे कहेंगे जी ये प्रेफरेंस शेयर्स आप हमें वापस कर दें और अपने पैसे जाके वापस ले लें। नुकसान अब यहाँ पे एक नुकसान प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा और एक नुकसान कंपनी को होगा। कंपनी का क्या नुकसान होगा? इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी का नुकसान ये होगा, अब चूंकि इन्होंने शेयर्स ये इशू कर लिए हुए हैं, अब इसके ऊपर जो मिलने वाला डिविडेंड है जो इन्होंने देना है उस मेंबर को, जितने भी कह लें कि जी पेएबल है, वो उन्हें हर चीज से पहले ऑर्डिनरी शेयर्स वाले होल्डर को डिविडेंड पे करने से पहले इनको डिविडेंड देना है, क्योंकि इनके प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये होगा एक कंपनी का नुकसान, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स के केस में अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं भी पड़ा, इस साल पैसे नहीं भी आए, तो डायरेक्टर्स की मर्जी है कि वो डिविडेंड दे दें या डिविडेंड ना दें, चाहे 1 साल ना दें अगले साल भी ना दें, उसी पैसों को इन्वेस्ट कर दें, बिजनेस में लगा दें, क्योंकि ये लॉ ने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं डाली कि आपने डिविडेंड देना ही देना है। अब मेंबर से डिस्कस कर लेते हैं कि जी डिविडेंड इस बार पैसे नहीं है कंपनी में, हम सोच रहे हैं कि पैसे लगा दें बिजनेस में, तो इस केस में तो कंपनी बच भी सकती है, डायरेक्टर्स ये कह के कि जी कंपनी में पैसे नहीं है, डिविडेंड से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी को एक तो नुकसान ये है कि इसने 4 साल बाद ये पैसे वापस करने, इस केस में ये पैसे वापस करने की जरूरत ही नहीं है, कंपनी के पास पैसे अब रहेंगे, आगे शेयर होल्डर ट्रांसफर करते जाए। लेकिन इस केस में पहला नुकसान, कंपनी को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, अमाउंट रीपे करनी। इसके ऊपर जो डिविडेंड है जो उन्होंने फिक्स किया वो हर साल उन्हें देना पड़ेगा, और विदाउट एनी कह लें कि जी पेमेंट किसी और को हुई हो या ना हुई हो, क्रेडिटर्स को और पेमेंट हुई हो ना हुई हो, इन प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अमाउंट इन एनी केस इन्होंने पे करनी ही करनी है। तो ये एक नुकसान है जो कंपनी को होगा।
इनका इसी तरह फायदा होगा, इन्हें सबसे पहले पेमेंट मिलेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड मिलेगा और 4 साल बाद इनके पैसे भी इन्हें वापस मिल जाएंगे। ये फायदा तो होगा इन्हें। अब कंपनी का क्या फायदा है एक, और इनका क्या नुकसान है, वो हम देख लेते हैं। कंपनी को ये फायदा होगा, या मैं इसको अगर ऑपोजिट में बात करूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये नुकसान होगा कि इनके पास जितने मर्जी ये शेयर कैपिटल आ जाए, ये कंपनी के कभी ओनर नहीं बन सकते। इन्हें कभी भी नहीं कहा जाएगा कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर बन गए। इनके पास चाहे ये जितना 5 लाख का 5 लाख एक बंदा खरीद ले शेयर कैपिटल, वो कंपनी का कभी भी ओनर नहीं कहलाएगा। उसका कभी भी कंपनी के ऊपर कंट्रोल नहीं आ सकता। वो कभी भी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकता। जो कंपनी के डिसीजंस के लिए मेंबर्स कर रहे होते हैं, जो नोटिस जा रहे होते हैं, जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने मेंबर को नोटिस देना है, मेंबर की परमिशन लेनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मेमोरेंडम चेंज करना है, अगर आपने कोई आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, फिर उसमें 3/4 ऑफ द मेंबर से अप्रूवल लेनी है। वो कौन से मेंबर्स हैं? वो ये प्रेफरेंस शेयर्स वाले मेंबर्स नहीं है। वो ये इन मेंबर्स के राइट्स की सारी चीजों की बातें हो रही होती हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स के मेंबर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को ये जो 1-2 फायदे तो हो रहे हैं, डिविडेंड जल्दी मिल रहा है, पैसे भी वापस मिल जाएंगे, ये फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन इनके नुकसान ये है कि इनके पास कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। इनके पास ना तो किसी तरह का कंट्रोल आ सकता है, ना वो मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, ना उनके पास कोई वोटिंग राइट्स हैं कि अगर इन एनी केस वो सपोज कोई मीटिंग आकर जबरदस्ती अटेंड भी कर लेते हैं, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। अगर कोई डिसीजन हो रहा होगा तो उनके पास कोई वोट करने का हक ही नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के किसी तरह से भी इन्हें कहा जा रहा है ये बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग। घर की बातों में आके ये इंटरफेयर ना करें। प्रेफरेंस शेयर्स वाले भी जी बाहर के लोग हैं, आपको हम पहले पैसे भी दे देते हैं, आपका काम खत्म, आपकी बात बस पैसों तक है। कंपनी के अब डिसीजंस में, कंपनी के मामलात में, कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स और रेजोल्यूशंस और मीटिंग्स, इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को नुकसान जरूर हो रहा है कि उन्हें डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन पे डिविडेंड मिला करेगा। हो सकता है उन्हें 2-3 साल तक डिविडेंड मिले ही ना, लेकिन उनके पास ये राइट्स हैं कुछ जो लॉ ने दिए हुए, वो जरूर रहेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के पास इस तरह के राइट्स नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज है, क्वेश्चन इज के क्या एक कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों इशू कर सकती है? आंसर इज बिल्कुल कर सकती है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है या एक कंडीशन है। कंडीशन लॉ ने ये लगाई कि देखिए, हमने आपको मना नहीं किया आप ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करें, आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करें, हमें मसला नहीं है। हमारी एक कंडीशन ये है कि जब आप अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे हों, वहां पे आप अपना ऑथोराइज जो शेयर कैपिटल है, ये कैटेगरीज वहां पे भी बताएं। पहले दिन ही डिसाइड करें कि आप के जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो कितना होगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना होगा। और सपोज अगर आप जब कंपनी बना रहे थे, आपके दिमाग में था हम सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ही इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेंगे, तो आपने सिर्फ एक कैटेगरी बनाई और जी चल गए, कंपनी शुरू की, कंपनी बनाई। आगे जाके जब आपको पता चला हमें तो पैसों की जरूरत है और पैसों की जरूरत है, हम बैंक के पास जाते हैं तो लोन नहीं मिल रहा, हम ना प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर से ये होगा कि हम चलो 1 मिलियन का प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आ जाएगा और 4 साल बाद इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है वो पैसे वापस कर देंगे, इन्हें कोई 1-2 रुपए का जो है वो डिविडेंड दे देते हैं ऊपर। वही जो पैसे हमने बैंक को देने थे, इंटरेस्ट देना था, हम यही इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देंगे उतने। लॉ कहता है कि ठीक है, आप ड्यूरिंग द भी पीरियड चलती हुई कंपनी का भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन फिर रुक जाइए, मैं फिर यही कहूंगा कि मेमोरेंडम के अंदर ऑथोराइज शेयर कैपिटल की क्लॉज में आपने अपनी दोनों कैटेगरीज बतानी है, दोनों काइंड्स बतानी है। इसका क्या हाल है?
इसका हल ये है कि फिर आप जाएंगे वापस अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर करने। वहां पे जाके आप अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल में फर्दर दो बताएंगे, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस कितना, उसकी लिमिट बताएंगे, उसको चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन है इसके मेमोरेंडम को कैसे चेंज करेंगे, तो आपका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल को चेंज करने का जो तरीका है, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल, वो हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल में। तो जब पेपर में भी आपको सवाल आता है कि ये इस तरह करना पड़े, तो आपको चीजों को पीछे स्टेप बाय स्टेप लिंक करना है। एकदम से आप उसे आंसर यस और नो नहीं दे सकते। आपको पहले बताना है कि क्या ये चीज हो सकती है, क्या वो शेयर्स इशू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। पहले आप बताएंगे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ये काम कर सकती है। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वो तो ये काम नहीं कर सकती, उसकी तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज ही नहीं होती। पहले आप बताएं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो ये काम कर सकती है, और वो ये काम कब कर सकती है, अगर उसके मेमोरेंडम में उसने काइंड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है तब वो ये काम कर सकती है, अदरवाइज वो ये काम नहीं कर सकती। और अगर वो नहीं है तो फिर जाइए उस प्रोसेस पे कि पहले क्या करे फिर क्या करे फिर क्या करे, वो तरीकाकार जो वेरिएशन इनका प्रोसेस का है वो हम देख लेंगे कि वेरिएशन इन शेयर कैपिटल में हमारा जो सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वहां पे देख लेंगे। तो ये चीज है। अब नाउ क्वेश्चन इज कि अगर ये तो चाहिए, अगर आपने कैटेगरी ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की आपने कैटेगरी बनानी है, पहले नहीं बनाई हुई थी, उसके लिए तो हमने देख लिया कि जी आपने जाके पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल को चेंज करना है। जब आपके मेमोरेंडम चेंज होंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपके आर्टिकल्स भी चेंज होंगे। ओके, अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि जब आप यहाँ ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज करेंगे, एक नई कैटेगरी लेके आएंगे, फिर इन प्रेफरेंस शेयर्स का आप डिटेल आर्टिकल्स में भी बताएंगे, तो आर्टिकल्स को भी फिर आपने अपने चेंज करना है, ऑल्टर करना है उसी हिसाब से। ओके, अब नाउ एक और छोटी सी ट्रिकी चीज, आपके मेमोरेंडम में ऑथराइज शेयर कैपिटल की कैटेगरी है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, लेकिन आप कहते हैं कि हम प्रेफरेंस शेयर्स नहीं इशू करते, हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का ही मजीद कुछ शेयर्स इशू कर लेते हैं। लिमिट आपकी पड़ी हुई थी, लिमिट आपकी थी, आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना मेमोरेंडम चेंज करने की जरूरत है। बस ये है, आप कह रहे हैं कि पहले एक क्लास ए थी, अब आप क्लास बी इशू करना चाह रहे हैं। क्लास ऑफ शेयर कैपिटल, ये आपके मेमोरेंडम में नहीं आ रहा होता क्लासेस, आपकी जो क्लासेस का जिक्र है वो आपके आर्टिकल्स में आ रहा होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इसका मतलब जब आपने क्लासेस बढ़ानी है, क्लासेस चेंज करनी है, क्लासेस खत्म करनी है शेयर्स की, फर्दर एक कैटेगरी के अंदर, एक काइंड के अंदर, तो आपको आर्टिकल्स चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन जब आपने काइंड की बात करनी है तो आपको अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम चेंज करना है, तो उसका तरीका कार लगेगा। तो कुछ चीजें इसमें ट्रिकी हैं, ये आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज बन के पूछी जा सकती हैं। ओके, अब कुछ हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड की बात हमने पहले भी की थी। तो ऑर्डिनरी शेयर्स को, अच्छा जी एक और बात, ऑर्डिनरी शेयर्स को आप इक्विटी शेयर्स भी कहते हैं। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इसलिए क्योंकि ये कंपनी की इक्विटी का पार्ट बन जाते हैं, ऑनरशिप आ जाती है इनके पास। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। एक टर्म है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये क्या होता है? डिविडेंड तो हमने समझ लिया, डिविडेंड क्या होता है वो भी देख लेते हैं। वैसे तो हमें डिविडेंड का पता चल गया, हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी देख लेते हैं क्या होता है। ये है जी हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो आपको पता होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये मेजर ये है, ठीक है। फिर चेंजेस इन इक्विटी, मैं अभी बात कर रही हूँ इनकम स्टेटमेंट की, जिसके अंदर कंपनी की सारी इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल आ रही होती है। कंपनी के क्या खर्चे हुए, कंपनी को कहाँ से इनकम आई फॉर द ईयर, साल में क्या क्या कंपनी की परफॉर्मेंस रही, कंपनी ने क्या किया इतने इस पूरे साल में, जो चीजें सेल की। फॉर एग्जांपल वो फर्नीचर का बिजनेस करते हैं या गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने पूरे साल में सेल की और वहां से रेवेन्यू आया 1 लाख। रेवेन्यू पे कुछ कॉस्ट भी लग रही होती है, फर्नीचर बनाया या गारमेंट्स बनाई तो वो ऐसी तो नहीं बन गया, पहले आप कपड़ा लेके आए होंगे, कपड़े को मैन्युफैक्चर किया, कटिंग की, लेबर लगाई, फिर उसको स्टिच किया, फिर आपने कपड़े पैक किए, शर्ट्स और सूट पैक किए, फिर फाइनल जाके आपने चीज सेल की। इस पे आपकी कॉस्ट लगी होगी, मशीनरी कॉस्ट, फर्नीचर कॉस्ट और इस तरह की चीजें। लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट होगी जो आपकी डायरेक्टली उस पे लगी होगी, कपड़ा जैसे है, मटेरियल वगैरह, तो उसको कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। वो सपोज आपकी 50,000 आई, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, इसको कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट। कोई भी अभी और भी एक्सपेंसेस हैं हमारे, उनको माइनस करने से पहले जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसको कह रहे हैं जी ग्रोस प्रॉफिट। वो आया हमारा 50,000। अब आप देखें कि ये तो जी ठीक था, हमें टोटल इतना रेवेन्यू आया, इस रेवेन्यू में से 50,000 तो खर्चा ऐसा है जो डायरेक्टली हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे ही लगा है, जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अभी और फैक्ट्री की कॉस्ट, बिल्डिंग रेंट और ये सारी चीजें अभी हम नहीं ऐड कर रहे। ये था रेंट शेंट वगैरह हमने डाला, रेंट, डेप्रिसिएशन और इस तरह की सारी चीजें और डाली, तो पता चला कि 30,000 ये खर्चा आया। टैक्स वगैरह भी सपोज आपने पे कर दिया इसी के अंदर। अब बाकी आपके पास कितना बचा, 20,000, ये प्रॉफिट आया। अब आपने देखा ये प्रॉफिट अब जाएगा किसके पास, जाहिर सी बात है ये ओनर्स का हिस्सा है, ओनर्स के वो इनके मालिक हैं, ये प्रॉफिट उनका है जो इस कंपनी के ओनर है। तो आपने देखा जी इस कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स देखेंगे आप और एक प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स आपके सपोज 40,000 हैं और प्रेफरेंस शेयर्स आपके 5,000 हैं। मेंबर की बात कर रही हूँ मैं, 40,000 आपके मेंबर हैं, मैं सपोज कर रही हूँ कि हर एक मेंबर के पास एक एक शेयर है। आपने कहा हुआ था कि इस 5,000 के ऊपर जिसके पास एक शेयर होगा, हम एक शेयर 3 रुपए डिविडेंड देंगे, ₹3। तो 5 इंटू 3, इसका मतलब ये 15,000 डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर्स का हमने कहा कि ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे है, डायरेक्टर्स देखें कि अगर इस साल इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो ना दें, लेकिन इनका तो इन एनी केस देना ही देना है, कहीं से भी अरेंज करें, लॉस भी होता है फिर भी आपको ये देना ही पड़ेगा, ये आपकी लायबिलिटी है। 20 में से 15,000, अब चूंकि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो इनका डिविडेंड पहले जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आपने दे दिया इन्हें, बाकी अब कितना बचा, 5,000। इसको कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब अब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस वालों का भी माइनस करके अब जो बाकी बचा वो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इस पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का हिस्सा है। अब इसमें ऑर्डिनरी शेयर्स का जो होल्डर हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, उनका एक नुकसान ये होगा कि अगर सपोज कोई पैसे बचते ही ना तो इन्हें कोई पैसा इस साल ना मिलता। फायदा ये हो सकता है कि अगर कंपनी को 20,000 की बजाय कोई लाख 2 लाख का प्रॉफिट हो जाता
प्रेफरेंस वालों को सिर्फ 15,000 जाना था और बाकी जितना भी था वो सारा किसका था? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का। तो इसलिए है टर्मिनोलॉजी यूज जो होती है वो ये कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं वो ओन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपने याद रखना है कि ये हमेशा वो प्रॉफिट होगा जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का होगा। इससे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो गया होगा। अगर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड अभी माइनस करने वाला है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के बाद पैसे मिलेंगे। और आपको पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको तो सिर्फ डिविडेंड ही मिल रहा होता है, उनका इस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर कोई हिस्सा, कोई राइट नहीं है। और फिर आपको पता है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो है वो डिविडेंड के हकदार कब होंगे? ये जिम्मेदारी नहीं है कंपनी की कि जब भी इस साल प्रॉफिट आया तो जी कंपनी डिविडेंड पे कर देगी मेंबर्स को, जरूरी नहीं है। ये डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन पे है। अगर डायरेक्टर्स देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज अगले साल, 2 साल, 3 साल बाद दे दें। वट एवर, ये डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन पे है क्योंकि डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड की बात कर रहे हैं। डिविडेंड की भी 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है जी इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। अच्छा, ये सिर्फ पेमेंट के हिसाब से है। इंटरिम डिविडेंड जो होता है, फॉर एग्जांपल ये 2020 चल रहा है, कंपनी ने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, इनकम स्टेटमेंट बनाई, ये 2020 की बनाई, 31 दिसंबर 2020। इसका जो ईयर एंड है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2020 तक है। सपोज के 2020 गुजर गया हुआ है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है 31 दिसंबर 2000, चले 19 का हम कर लेते हैं। दो हजार उन्नीस। मेरे ख्याल से ये डिलीट नहीं हुआ, मैं सिर्फ दोबारा कर लेते हैं। ओके, कंपनी बना रही है 31 दिसंबर 2019 के अकाउंट्स। उसने ये बनाई इनकम स्टेटमेंट अपनी। अब 2019 में वो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि मेंबर्स को डिविडेंड देना है कि नहीं देना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। जब मिड ऑफ द ईयर आया, यानी कि 30 जून, एक होगा 30 जून 2019 और साल पूरा हो जाएगा 31 दिसंबर 2019 पे। 30 जून आया, इन्होंने कहा कि जी हम इस साल, हमें पैसे ज्यादा आ गए हैं, हम अपने मेंबर्स को खुश कर देते हैं। हम अपने मेंबर्स को साल के एंड पे तो डिविडेंड देंगे ही, हम बीच में भी डिविडेंड दे देते हैं, साल के बीच में। तो वो जो साल के बीच में डिविडेंड पे कर दिया जाए उसको कह देते हैं जी इंटरिम डिविडेंड। ये जिस साल का होता है, 2019 का है, ये उसी साल पे भी हो जाता है। जिस दिन आपने डिक्लेयर किया, डिसाइड किया, उसी ईयर में आपने इसे पे भी कर दिया। जबकि फाइनल डिविडेंड क्या होता है?
आप बैठे हैं 2020 में, साल गुजर गया हुआ है, आप 1 जनवरी या कह लें कि जी फरवरी के मंथ में बैठे हैं, फरवरी 2020 में। और फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो पूरे साल का होता है, साल के एंड पे आपको मिल रहा होता है उस साल का डिविडेंड। फरवरी 2020 में आप बैठे हैं और कहते हैं कि जी फाइनल डिविडेंड भी देना है। ये होता 2019 का है, लेकिन आपको मिलता कब है? 2020 में। तो ये डिक्लेयर हो जाता है आपका 2019 में ही, जबकि पे होता है 2020 में। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है इंटरिम और फाइनल डिविडेंड में? इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स मर्जी तो दोनों की है, दोनों में मर्जी डायरेक्टर्स की ही है। इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स देना चाहते हैं दे दें, फाइनल डिविडेंड डायरेक्टर्स देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते ना दें, अगले साल दे दें। इस केस में डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि देना है कि नहीं देना। डायरेक्टर्स ही अमाउंट डिसाइड करेंगे, अमाउंट भी वही डिसाइड करेंगे, और इसके लिए इन्हें किसी से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, किसी मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है, जितना इनके देना चाहते हैं दे दें। खुशी है, खुशी से देना चाह रहे हैं दे दें, वो कहते हैं ना खुशी से अगर देना चाहते हैं तो जितने भी आप देना चाहते हैं मर्जी से दे दें। तो ये इंटरिम डिविडेंड एक तरह से एक खुशी होती है, जितनी भी देना चाहे दे दें। साल में 2 दफा डिविडेंड मिल रहा है मेंबर्स को, और क्या चाहिए? तो मेंबर से पूछने की क्या जरूरत है, दे दें डिविडेंड। डायरेक्टर खुद ही डिसाइड करते हैं और खुद ही दे दें। जब आती है जी फाइनल डिविडेंड, जब एक बार डायरेक्टर्स कह दें कि देना है, कर लें वो डिसाइड, तो फिर उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन अब वो जो डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड की जो अप्रूवल होगी कि कितना देना है, उसकी कुछ टर्म्स, ये सारी मेंबर्स अप्रूव करेंगे। डायरेक्टर सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कि देना है कि नहीं देना। एक बार जब कह दिया देना है, मीटिंग में बैठ के अब वो मेंबर्स अप्रूव करेंगे। डायरेक्टर्स को ये अमाउंट कहेंगे कि जी हमने सपोज 2 रुपए 3 रुपए डिविडेंड आपको देना है। मेंबर्स मैक्सिमम उसे 3 रुपए या कह लें कि जी 3 से कम का ही कर सकते हैं, ये कोई और जल्दी देना है इस बात पे बहस कर सकते हैं, टर्म्स पे बात की जा सकती है, लेकिन ये मेंबर्स उसे अप्रूव करेंगे, लेकिन उस डिविडेंड की अमाउंट को बढ़ा नहीं सकते। तो इंटरिम डिविडेंड को मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, जबकि फाइनल डिविडेंड में डिक्लेयर आपके डायरेक्टर्स करते हैं और मेंबर्स उसको अप्रूव करते हैं, और जब तक ये अप्रूव नहीं होगा ये डिविडेंड पे नहीं होगा। और ये कोई लिमिट नहीं है कि कितना डिविडेंड होगा, ऑर्डिनरी शेयर्स को कितना डिविडेंड मिलेगा वो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से है, ये कोई लिमिट नहीं है, चाहे सारा दे दें चाहे कुछ भी ना दें। तो ये एक कह लें कि जी हमारे पास वो चीज होती है। अच्छा, अब ये चीज एक पहले भी जो हमने देखी कि ऑर्डिनरी शेयर्स को शेयर होल्डर्स को तब तक पैसे नहीं मिलेंगे जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सारा का सारा डिविडेंड नहीं मिल जाएगा। ये बात हमने पहले भी देख ली है। अब हम इसको जरा थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं। अच्छा, अब एक टर्मिनोलॉजी देखिए, एक हमने देखी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की टर्मिनोलॉजी देखी, इंटरिम, फाइनल डिविडेंड देखा, फिर वो कब पे होते हैं ये देखा। अब हम देख लेते हैं होता है जी कुमुलेटिव डिविडेंड, और दूसरा इसका ऑपोजिट कह लेंगे जी, ठीक है, जो नॉन कुमुलेटिव डिविडेंड होता है। कुमुलेटिव डिविडेंड ये, इसमें भी मैं अगर कह लूं कि प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। कुमुलेटिव वो चीज होती है जो आपके इस साल पे नहीं हुई, लेकिन अगले साल इस चीज का इस साल की भी और अगले साल उस साल की भी आपको पे कर दी जाएगी।
सपोज सैलरी है आपकी, इस महीने की सैलरी किसी वजह से डिले हो गई, नहीं मिल सकी, बैंक बंद थे या कंपनी के ऑपरेशंस के थ्रू या कुछ और रीजन, वट एवर रीजन, सैलरी आपको इस महीने की नहीं मिली। आपको जब अगली सैलरी मिलेगी इन एरियर्स, तो आपको उस महीने की प्लस ही पिछले महीने की सैलरी भी मिलेगी। इसको कहते हैं कि जो आपकी सैलरी है वो कुमुलेटिव होके मिली है आपको। अब हर दफा तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी के पास पैसे पड़े होंगे और कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया करेगी। यहाँ पे लॉस भी तो आ सकता था, कंपनी को प्रॉफिट की बजाय लॉस आ जाता, कंपनी के पास कोई पैसे हैं ही नहीं देने के लिए, फिर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहते हैं कि आप इस साल का डिविडेंड अगले साल ही ले लीजिएगा। वो मान जाते हैं। अब जब अगला साल आएगा तो वो 2020 का प्लस 2019 दोनों डिविडेंड लेंगे। ये होता है जी कुमुलेटिव, हमेशा पिछले साल का जो अनपेड होता है, तो कह लें कि जी अनपेड कुमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जब अगला साल आएगा तो अगले साल के फिर फाइनेंशियल्स बनेंगे, अगले साल का फिर प्रॉफिट आएगा। हम अज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2020 आया और वो जो हमने एक प्रॉफिट निकाला था ऊपर सारे एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करने के बाद ये 20,000 आया था। इस साल सपोज 1 लाख का प्रॉफिट आया। अब इस 1 लाख में से सबसे पहले इनका अनपेड कुमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, जो कि कितना था, 15,000 पिछले साल नहीं दिया था, वो जाएगा। फिर इस साल का कितना डिविडेंड बनता है, उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि अगले साल 1 रुपए डिविडेंड बढ़ा दिया जाएगा या इतना ही रहेगा। 1 रुपये अगर बढ़ा दिया जाएगा तो ये 3 की बजाय 4 होगा, तो इसका मतलब इस साल डिविडेंड कितना उन्हें देना है, 20,000। 20,000 इस साल का डिविडेंड जाएगा। इन दोनों को माइनस करने के बाद 20 प्लस 15 35, ये 35,000 माइनस करेंगे, पहले उन्हें देंगे। 1 लाख में से अगर आप 35 माइनस कर दें, ये आता है जी 65,000। ये है अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। द थिंग इज कि जो अनपेड कुमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है ये भी पहले पे किया जाएगा, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल का है तो पिछले साल का होने की वजह से इस बार ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को देने के बाद फिर देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड वालों का हर अमाउंट जो अनपेड है, वो डिविडेंड के अलावा कोई लोन शोन भी अगर उनसे कोई और चीज उधार पे लिए तो वो भी पहले उन्हें पे करनी है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को पेमेंट के हिसाब से सबसे पहले पेमेंट करनी है, बाद में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वालों का हिस्सा आएगा उसमें से। तो अगर मैं इसमें क्लासेस बनाना चाहूँ, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जी प्रेफरेंस शेयर्स की क्लासेस बन सकती हैं। हाँ जी, इसमें भी क्लासेस बन सकती हैं। आप अगर प्रेफरेंस शेयर्स की भी क्लासेस बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ये बना सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स जो जिनके ऊपर डिविडेंड कुमुलेट हो सकता है और दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे जिनके ऊपर डिविडेंड कुमुलेट नहीं हो सकता। तो इस तरह आप उसकी टाइप्स बना सकते हैं। ओके, द थिंग इज जो मेन वो ये समझने वाली है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को तभी पैसे मिलेंगे जब सारे क्रेडिटर्स, सारे जो पेएबल्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो भी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, वो सारा पे हो जाएगा। वो उनकी जो भी फिक्स अमाउंट है वो सारी की सारी पे हो जाएगी। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, अब ये है, अब एक और चीज, ये तो थी कंपनी अभी चल रही है। अब सपोज अगर कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी जा रही है वाइंडिंग अप में, वाइंडिंग अप मतलब लिक्विडेशन में। अब तो कंपनी बन जा रही है, क्या अब तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पहले पैसे मिलने चाहिए या बाद में? अभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसे मिलेंगे और जो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनके जो भी पैसे बनते हों वो बाद में मिलेंगे, पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेंगे। प्रेफरेंस वाले वो जो याद है होगा आपको कि शुरू में उन्होंने पैसे दिए थे कैपिटल के
तो वो कैपिटल भी उन्हें रिडीम करना पड़ेगा, कंपनी को उनके पैसे वापस करने होंगे, ये प्रेफरेंस शेयर्स वापस लेने होंगे, प्लस उनका कोई डिविडेंड होगा करंट ईयर का, प्लस उनका कोई कुमुलेटिव डिविडेंड है जो पिछले सालों से आ रहा होगा अनपेड, ये पे करने के बाद उसके बाद देखेंगे कि कंपनी की कुछ जो लायबिलिटीज हैं वो सारी पे हो गई हैं। वो सारी पे होने के बाद सारे क्रेडिटर्स पे हो जाएंगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी जी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। क्योंकि इसमें नुकसान इस वजह से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को हो रहा है क्योंकि उनके पास ये जो ओनरशिप वाला इख्तियार है ये किसी क्रेडिटर के पास नहीं है, ये किसी और बंदे के पास नहीं है। बाकी लोग आते हैं बाहर वाले कंपनी को पैसे दे देते हैं उधार पे, लेकिन घर के जो बात है वो नहीं है। ये इसी तरह है कि घर की बात है, घर है आपका एक, ठीक है, आपने अगर कोई बाहर किसी बंदों को पैसे देने हो आपकी उसकी ज्यादा टेंशन होगी, बजाय कि आपने अपने बहन भाइयों से लिए हो पैसे, वो क्या आप कहते हैं इसको इनको बाद में भी दे देंगे कोई मसला नहीं, खैर बाहर वालों के पहले पैसे चुकता करें। तो ये जो घर की बात है वो मेंबर्स हैं, मेंबर्स घर वाले हैं, तो मेंबर्स आपके घर की बात, तो घर की मुर्गी दाल बराबर कह लें, उनको पैसे जी बाद में मिलेंगे, लेकिन जो बाहर वाली है, बाहर वाले जो क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक हैं, जो लेंडर्स हैं, जो भी हैं इन्वेस्टर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको पैसे पहले जो वो मिल जाने चाहिए, उनके पैसे जो हैं वो पहले हो जाने चाहिए। ओके, एक ये चीज हो गई। अच्छा, अगर हम ऑर्डिनरी शेयर्स पे बात करें, ऑर्डिनरी शेयर्स हमने देखा था कि ये काइंड है, इसकी क्लासेस हो सकती हैं, क्लास ए हो गई, क्लास बी हो गई, क्लास सी हो गई। अच्छा, नॉर्मली उन कहते हैं जी कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास एक वोट होता है पर शेयर, नॉर्मली नॉर्मली एक शेयर पे एक वोट होता है, लेकिन अगर कंपनी की डिफरेंट क्लासेस हैं, उन्होंने बनाई क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। उन्होंने शायद कैटेगरी ही इस तरह बनाई हो कि क्लास ए वाले जिसके पास शेयर्स हैं उनके ऊपर एक शेयर पे एक वोट है, क्लास बी में जिसके पास एक शेयर है, क्लास बी के शेयर उसके ऊपर 2 वोट हैं। यानी कि मीटिंग में बैठ के वो जब वोट करेंगे तो उनके 2 वोट्स काउंट किए जाएंगे। क्लास सी के जो शेयर्स हैं किसी के पास, उसके पास अगर एक शेयर है तो माना जाएगा कि उसके पास 3 वोट्स हैं। तो ये क्लासेस हो सकती हैं। ओके, कि वोटिंग राइट्स जिसके ऊपर ज्यादा हों, किसी के ऊपर वोटिंग राइट्स कम हों। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी हम और यूज मैं बताने लगी हूँ आपको, वो ये है, ऑर्डिनरी शेयर्स तो होते ही हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स में फर्दर एक कह लें कि जी बोनस शेयर्स होते हैं और एक राइट शेयर्स होते हैं। ये आप अपने सीए में पूरा यही पढ़ेंगे, चीजें सीख जाएंगे आप। फॉर द टाइम बीइंग आप इसे ये याद रखिए कि बोनस शेयर्स एक तरह का कंपनी की तरफ से अपने मेंबर्स को गिफ्ट होता है, शेयर्स की शक्ल में, गिफ्ट इन फॉर्म ऑफ शेयर। कहते हैं कि जी जिसके पास 10 शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, हम उन्हें हर 10 के बदले एक शेयर दे रहे हैं एक्स्ट्रा, बस ऐसे ही कंपनी को फायदा हुआ है, कंपनी मेंबर्स को खुश रखने के लिए कुछ शेयर्स गिफ्ट कर देती है। ये होते हैं बोनस शेयर्स, जिसकी कोई कंपनी मेंबर्स कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा पे नहीं करता, बस ऐसे ही उसे गिफ्ट मिल गया। राइट शेयर्स होते तो पैसों के ही हैं, लेकिन कम कीमत पे मेंबर्स खरीद सकते हैं। अगर मार्केट में एक शेयर 8 रुपए का है, या फॉर एग्जांपल इसी कंपनी का शेयर मार्केट में 12 रुपए का बिक रहा है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे जो प्राइसें लगी हैं कि बाई के मेंबर्स वगैरह जो भी कोई शेयर्स आगे खरीदेंगे तो वो 12 रुपए के खरीदेंगे। लेकिन अगर जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, अगर वो ये शेयर्स मजीद खरीदना चाहते हैं तो हम उन्हें 12 की बजाय 8 रुपए पे ऑफर कर रहे हैं, वो ये ले लें।
इसके अपना और तरीकेकार है कि कंपनी को क्या फायदा है, इसमें मेंबर को क्या फायदा है, वो अलग बात है। कंपनी को बहुत से फायदे हो सकते हैं कि शेयर्स बाहर ना जाएं, वो अलग बात। लेकिन हम अभी समझ रहे हैं कि राइट शेयर्स ये होते हैं कि वो शेयर्स जो फ्री में तो ना हो लेकिन उनकी प्राइस जो है वो कम करके एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे दिए जाएं, वो राइट शेयर्स हो जाते हैं। और जो बोनस शेयर्स हैं वो एक तरह का गिफ्ट होता है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फ्रॉम कंपनी। ठीक है जी, ऑर्डिनरी शेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो तकरीबन हमने देख ली हैं। अब हम देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में हमने जो जो चीजें देखी हैं हमने वो भी काफी ज्यादा कवर कर ली हैं। इसमें अगर हम थोड़ी सी बात करें कि थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो हम कह लें कि जी प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली एक इसके पास एक प्रेफरेंस राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कि सबसे पहले इनके पैसे पे किए जाएंगे, इनका डिविडेंड जो भी है वो दिया जाएगा। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो नॉर्मली रिसीव करते हैं डिविडेंड फिक्स अमाउंट में ईच ईयर। और जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उस वक्त उनकी जो कैपिटल की अमाउंट उन्होंने शुरू में दी होती है वो कैपिटल भी उन्हें रीपे कर दिया जाता है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी वाउंड अप होती है। जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के केस में उनके पैसे उन्हें वापस नहीं किए जाते। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, वो हमने देख लिया था कि ऐसे डिविडेंड अकुमुलेशन की बेस पे जिनका डिविडेंड आप अकुमुलेट कर सकते हो, जिनके पैसे आप अकुमुलेट कर सकते हो, या कोई ऐसे शेयर्स आप कर दें कि ये प्रेफरेंस शेयर्स 2 साल बाद आप ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लें। इसे कहते हैं कन्वर्जन की बेस पे आपने क्लास बना दी। इसके अलावा आप कहते हैं कि जी ये प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम ना करें बल्कि किसी और कंपनी की जो सिक्योरिटी है उसमें कन्वर्ट करा लें, या एक ये रिडीम नहीं होंगे, कुछ रिडम्पशन कुछ रिडीम हो जाएंगे, कुछ इरिडीम होंगे। इस बेस पे भी आप क्लास बना सकते हैं। तो इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स की भी डिफरेंट क्लासेस बन सकती हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स की भी क्लासेस बन सकती हैं। तो द थिंग इज कि ये जो क्लासेस हैं ये आप अपने आर्टिकल्स में बताएंगे, और जो आपकी काइंड्स है ये आपने जो भी अपनी काइंड्स रखनी है शेयर कैपिटल की वो आपने अपने मेमोरेंडम में क्लियरली हाईलाइट करनी है कि आपके शेयर कैपिटल की कितनी कैटेगरीज हैं। चलिए हमने काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स पढ़ लिया, अब काफी डिटेल में देख लिया। अब हम इसे बुक से देख लेते हैं कि हमने कितना खत्म कर लिया। हमने हमारा जो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है शेयर्स इन कंपनीज ये कंप्लीट कर लिया है। आप इसको पढ़िए, इसको याद कर लीजिए। यहाँ तक हमने इसको सारा खत्म कर लिया। हम नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएशन इन शेयर कैपिटल देखेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस चैप्टर की हमारे सिलेबस में ग्रिड क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए जी, हमने जो पहली ग्रिड कंप्लीट की प्रिलिमिनरी एंड इनकॉर्पोरेशन चैप्टर 19 टू 20 5 टू 10 मार्क्स की वेटेज है, और प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल मतलब चैप्टर 21 और चैप्टर 22 इसमें से 5 से 10 नंबर का आपके पेपर में टेस्ट किया जाएगा। हम लेक्चर खत्म होने के बाद हम अपना जो चैप्टर है ये खत्म होने के बाद इसके 5 पेपर्स भी देखेंगे। अब हम इसको नोट्स से देख लेते हैं। नोट्स में किस तरह से था ये, हमने ये काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स देखा, मोर देन वन, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। हम इनकी डिटेल नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ये चीज। अब यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह ये प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर से डिफरेंट है। वेरिएशन इन शेयर कैपिटल ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।